हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने फुल कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि हमने पिछले लेक्चर तक जो है अपनी 2 चैप्टरों को हमने कंप्लीट करा है अभी हाल ही में, यानी कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की जो हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी है, जिसमें का चैप्टर नंबर 3 जो कि इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन था, और चैप्टर नंबर 4 जो एग्जीक्यूटिव के ऊपर था। थोड़ा सा हम लोगों ने वो देखा और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब हम लोग अपने पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि प्रेसिडेंट से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम उसी का पार्ट 1 लेने वाले हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट। और मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि हम जो फ्लो रखेंगे वो थोड़ा सा जो आप लोगों की लक्ष्मीकांत की बुक है उससे थोड़ा सा अलग रहेगा फ्लो। हम लोग पहले प्रेसिडेंट समझेंगे, उसके बाद हम लोग गवर्नर समझेंगे, देन उसके बाद हम वाइस प्रेसिडेंट समझेंगे, और इसी तरीके से हम लोग जो है जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि जैसे हमारा सेंट्रल प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। सिमिलरली फॉर दी लेजिस्लेचर में हम लोग जैसे कि हमारा यूनियन लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट है, देन स्टेट असेंबलीज वगैरह है, इसको हम इस तरीके से जो है साथ के साथ चीज़ों को समझते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे प्रेसिडेंट है और जो हमारे गवर्नर है उनकी पावर्स लगभग एक तरीके की हैं, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स में थोड़ा सा चेंज होगा। तो इसीलिए कंसेप्ट सेम रहेगा, थोड़ा सा आर्टिकल का जो चेंज होगा उसी को हम लोग समझ लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो समझना है कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या है, गवर्नर्स की पावर क्या है, सिमिलरली प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या है, चीफ मिनिस्टर की पावर क्या है, क्योंकि ये लगभग सेम है तो इनको हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे। इसीलिए चीज़ें जो है वो समझने में ज़्यादा आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आज प्रेसिडेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, वो लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जो भी वीडियो पोस्ट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, बहुत ही आसान ये चैप्टर है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले जो चैप्टर्स पढ़े हैं वो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि कुछ चैप्टर्स डिफिकल्ट थे। जैसे फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी था, है ना। इंपॉर्टेंट ये भी काफ़ी है और लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल आराम से पढ़िएगा। और जो वैल्यू ऑफ दी वोट्स वगैरह की काउंटिंग वगैरह है यहाँ पर वो थोड़ा सा हम आज अच्छे से देखेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या लिखा गया है। स्टार्टिंग में आर्टिकल्स 52 से लेकर 78 तक जो है इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और ये जो 52 से लेकर 78 की बात की गई है ये पार्ट 5 का ही चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 है। इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आएगा? इट विल हैव प्रेसिडेंट, इट विल हैव वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे जो है 52 से लेकर 78 आर्टिकल तक कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। यह हमें पता है कि प्रेसिडेंट इज द हेड, और नॉट ओनली ही इज द हेड बट ही इज द नॉमिनल हेड। ठीक है, ही इज द नॉमिनल हेड। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद मैं आपको यहां पर सबसे पहले बता दूं कि आर्टिकल 52 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 52 में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखी गई है, जिसने पढ़ा होगा उसको पता है ये चीज। आर्टिकल 52 में सिर्फ एक लाइन लिखी गई है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बस। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर आर्टिकल 52। इसमें सिर्फ इतना ही मेंशन है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि राष्ट्रपति में एक, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें मैंने थोड़ा सा जो डेटा है वो बुक से बाहर का भी इंक्लूड किया हुआ है, ताकि आप लोगों को चीजें जो है वो और अच्छे से और क्लैरिटी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इनको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसके थ्रू इनकी वोटिंग होती है, मतलब जो इनके इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। ये ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में मेंशन किया गया है, दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 54। ठीक है, अब आप लोगों को लगेगा कि 52 ये है, 54 ये है, तो 53 कहां गया? 53 जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट है।
ठीक है, उसको हम लोग जब बाद में पावर्स की बात करेंगे तो वहां पर समझेंगे। फिलहाल आर्टिकल 54 में जो है इलेक्टोरल कॉलेज दिया गया है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो। दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स के भी इलेक्टेड मेंबर्स। लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स मतलब एमएलए जो होते हैं वो, ठीक है, यानी कि विधायक, ठीक है, विधानसभा के विधायक और संसद के सांसद, ठीक है, चाहे वो राज्यसभा सांसद है चाहे वो लोकसभा सांसद है, दोनों, ठीक हो गया। इसके बाद तीसरा है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी जो है दिल्ली और पुडुचेरी के, यहां के भी जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, इनकी जो विधानसभाएं हैं उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट आया है इसको आप ध्यान रखिएगा, दिस हैज बीन एडेड बाय 70th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एंड दिस इज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 1995, ठीक है, कि दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा है उनके भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो भी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट है, या आप कह सकते हैं कि वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदार बनेंगे। ऐड किया गया है 70th अमेंडमेंट 1992 से और इफेक्ट में आया है, यानी कि लागू हुआ है 1 जून 1995 से, ठीक है। अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है, ये तो हम समझ गए कि कौन कौन होते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि हु ऑल डज नॉट पार्टिसिपेट, कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। ये जानना बेहद जरूरी है, यूपीएससी आपको यहां पर जो है फंसा सकता है अगर आप लोगों को थोड़ा भी क्लियर नहीं है कंसेप्ट तो, ठीक है। अब ऊपर आपने ध्यान दिया होगा कि हमने ये नहीं बोला है कि ऑल मेंबर्स, हमने बोला है इलेक्टेड मेंबर्स, तो ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट लेंगे, तो नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो पार्ट नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लोकसभा में भी प्लस राज्यसभा में भी कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, क्या होते हैं, वो हम लोग जब लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको लिए जानना वो जरूरी नहीं है, आपके लिए जानना जरूरी है कि नॉमिनेटेड मेंबर जो है, ठीक है, चलिए मैं इसको कलर कर देता हूं, दैट इज रेड कलर। रेड कलर मतलब डेंजर साइन, मतलब ये लोग पार्ट नहीं लेते, ठीक, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इसके बाद नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, यानी कि राज्यों की जो विधानसभा है उनमें भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो पार्ट नहीं लेते, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि पूरे के पूरे मेंबर्स, ठीक है, किसके, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी कि जिन राज्यों में विधान परिषद है, यानी कि जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, यानी कि द्विसदनीय जहां पर भी विधानसभाएं हैं, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद जहां पर दोनों हैं, उसके मेंबर्स, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर्स हो चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, यानी कि पूरी की पूरी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उसके मेंबर इसमें पार्ट नहीं लेते, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, विधान परिषद के दोनों, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर्स हो चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, कोई भी मेंबर इसमें पार्ट नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभाएं हैं उनके भी नॉमिनेटेड मेंबर्स इसमें पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसको आप जल्दीबाजी में मत पढ़िएगा, यहां पर मैंने साफ साफ लिखा हुआ है डज नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है, कि आपने पता चला पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि कभी आपने ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए और आपको लगा कि यही लोग जो है वो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आपकी नजर गई यहां पर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और नीचे आपने ये पढ़ा और फिर आपने कर दी गड़बड़। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल क्लैरिटी से समझिएगा कि डज नॉट पार्टिसिपेट है, ये डज नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है, कि कौन कौन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो पार्लियामेंट है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा उसके नॉमिनेटेड मेंबर्स, स्टेट असेंबलीज के नॉमिनेटेड मेंबर्स, ऑल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी कि जिन भी राज्यों में, अभी सिर्फ 6 राज्यों में जो है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो जहां पर भी विधान परिषद है उनके जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे, चाहे वो इलेक्टेड है चाहे वो नॉमिनेटेड है, वो कोई भी इसमें पार्ट नहीं लेंगे। और दिल्ली और पुडुचेरी के सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट लेंगे, उनके भी नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वेयर एन असेंबली इज डिसॉल्व्ड, कहीं पर मान लीजिए अगर असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, यानी कि असेंबली जो है वो भंग हो चुकी है, असेंबली का मतलब है स्टेट असेंबली, ठीक है, स्टेट असेंबली अगर भंग हो चुकी है तो द मेंबर्स सीज टू बी क्वालिफाइड टू वोट इन एन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इवन इफ फ्रेश इलेक्शंस टू द डिसॉल्व्ड असेंबली आर नॉट हेल्ड बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ठीक है। असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, असेंबली भंग हो चुकी है और नए इलेक्शंस नहीं हुए हैं,
ठीक है, लेकिन तब भी उस असेंबली के जो मेंबर्स होंगे, यानी कि उस असेंबली के जो मेंबर्स होंगे जो डिसॉल्व हो चुकी है, उसके मेंबर्स पार्ट नहीं ले सकते प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। बिल्कुल अच्छे से समझिए, ठीक है, पार्ट नहीं ले सकते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन पार्ट ले सकता है, कौन कौन पार्ट नहीं ले सकता है, ये अब आप समझ गए हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स as well as parity between the states as a whole and the union at the election of the president। ठीक है, संविधान में क्या लिखा गया है कि राज्यों का भी आपस में जो प्रतिनिधित्व है, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन है, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, और सारे के सारे राज्यों का जोड़ लें, और अगर हम स्टेट यूनियन का जोड़ लें तो उनमें भी क्या होने चाहिए, समानता होनी चाहिए। क्योंकि हमने क्या बात करी है कि राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति पूरे के पूरे देश के हैं, किसी एक राज्य के नहीं है, किसी केंद्र के नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे देश के हैं। तो इनके चुनाव में भी एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ये बात जो लिखी गई है, दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 55 क्लॉज 1। ठीक है, 55 क्लॉज 1 में लिखा गया है। अब इस यूनिफॉर्मिटी को कैसे अचीव करेंगे, कैसे ये यूनिफॉर्मिटी आएगी, इसके लिए क्या है कि टू अचीव दिस द नंबर ऑफ वोट्स विच ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली of each state and the parliament is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner। ठीक है, जैसे हमारा होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग एमएलए का चुनाव में पार्ट लेते हैं, वोटिंग करने जाते हैं, या फिर हम लोग एमपी के वोट देने जाते हैं, तो हमारा वोट सिर्फ एक काउंट होता है। ठीक है, एक व्यक्ति के पास एक वोट है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं, यानी कि जितने भी एमएलएज हैं, जितने भी एमपीज हैं जो पार्ट ले रहे हैं, उनकी वोटों की संख्या एक नहीं है। ठीक है, एक वोट की संख्या किसी की भी नहीं है, सबकी वोट की संख्या जो है वो ज्यादा है, एक से ज्यादा है। ठीक है, अब कितनी है वो किस तरीके से फाइंड आउट की जाएगी, वो यहां पर पूरा प्रोसीजर नीचे लिखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है, मेंशन अंडर आर्टिकल 55 क्लॉज 2। ठीक है, देखिए अब क्या लिखा गया है, इसको पूरा का पूरा हम बड़ा डिटेल में समझेंगे, दोनों तरीके से समझेंगे। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, ये सारी चीजें हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात की जा रही है लेजिस्लेटिव असेंबली की, यानी कि एमएलए के वोट की वैल्यू निकालने की बात की रही है। ठीक है, एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट shall have as many votes as there are multiples of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of elected members of the assembly। ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन जो है आर्टिकल 55 के क्लॉज 2 के अंतर्गत लिखी गई है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, यानी कि जो इलेक्टेड एमएलएज हैं, उनके वोट की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाएगी। ठीक है, कि जितनी भी वहां की पॉपुलेशन है, उस राज्य की पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाय वहां की जितने भी टोटल इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मतलब जितनी भी आप इस तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्टेड सीट्स हैं, किसकी, विधानसभा की। ठीक, विधान परिषद की नहीं, ध्यान रखिएगा, विधान परिषद का प्रेसिडेंट के चुनाव में लेना देना कुछ नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है। ठीक, तो जितने भी इलेक्टेड एमएलएस की टोटल सीट है उससे हम डिवाइड करेंगे किसको, पॉपुलेशन को। ठीक है, और पूरे के पूरे वैल्यूज को फिर 1000 से डिवाइड करेंगे, तो वहां पर हमें निकल के आएगी वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एक एमएलए की। ठीक है, अब यहां पर आपको थोड़ा सा पहले चीज जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि ये जो वर्ड यहां पर आपको दिया गया है पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको यहां पर समझाता हूं। ये पॉपुलेशन जो वर्ड है, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट जो बात की गई है, ये हम कैसे लेंगे, क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन तो हर साल बढ़ती है। ठीक है, और अगर हर साल इसको काउंट नहीं भी किया जाता है तो 10 साल के बाद जनगणना होती है, सेंसस होता है, जो अगले साल फिर से 2021 में होगा, 2011 में भी हुआ था, उससे पहले हर 10 साल पहले होता है। तो पॉपुलेशन चेंज होती है, तो ये पॉपुलेशन का मतलब क्या है, किस तरीके से इसको काउंट किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, दिस पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन 1971 सेंसस। ये चीज संविधान में लिखी गई है कि 2026 के बाद आफ्टर, देखिए ध्यान से समझिएगा, आफ्टर 2026 जो पहला फर्स्ट सेंसस होगा। ठीक है, फर्स्ट सेंसस होगा 2026 का, फर्स्ट सेंसस कब होगा, 2031 में। यानी कि तब तक, जब तक इस वाले सेंसस का डेटा नहीं आ जाता, तब तक 1971 के सेंसस के आधार पर ही जो है वो पॉपुलेशन काउंट की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये चीज कहां पर मेंशन है, ये चीज जो मेंशन की गई है, दिस इज मेंशनड इन, या फिर आप कह सकते हैं कि ये चीज किसके तहत आई है, दिस इज मेंशनड इन 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ
2001 जो इफेक्ट में आया है 21 फरवरी 2002 से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि 84th अमेंडमेंट 2001 का जो है वो ये बताता है कि पॉपुलेशन ली जाएगी 1971 के सेंसस के आधार पर, जब तक 2026 के बाद पहला सेंसस का डेटा नहीं आ जाता, यानी कि 2031 का डेटा। ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखिए, अब यहां पर लिखा गया है फॉर्मूला, मैंने आपको नीचे दिखाया है कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, यानी कि एक एमएलए का वोट कितना है। अब देखिए, एमएलए का वोट जो है, सबसे पहली चीज तो आप ये ध्यान रखेंगे कि एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो अलग अलग है। हर राज्य के एमएलए की वोट की वैल्यू अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि हर राज्य की पॉपुलेशन अलग अलग है, हर राज्य की जो नंबर ऑफ सीट्स है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की वो भी अलग अलग है। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहला सवाल जो आप लोगों से पूछा जा सकता है, यूपीएससी लेवल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि एमएलएस की वोट की जो वैल्यू है वो सेम है या अलग है। तो आपको ध्यान रखना है कि हर राज्य के एमएलएस की वैल्यू अलग है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, दो राज्यों का एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको लेके बताता हूं। जैसे सबसे पहला आप ले लीजिए मध्य प्रदेश। ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी स्टेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 1971 के सेंसस के आधार पर मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन थी वो थी 3,16,625,000। ठीक, यहां के जो टोटल इलेक्टेड एमएलएज हैं, यानी कि टोटल इलेक्टेड एमएलएज की जितनी भी यहां पर सीट्स हैं वो है 230। ठीक, अब इस फॉर्मूले में आप इसको इंसर्ट करेंगे तो जो वैल्यू ऑफ वोट आएगी, ठीक है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए, ठीक है, ऑफ एन एमएलए, दैट विल कम, इसको अगर आप इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे यानी कि 3,16,625 डिवाइडेड बाय 230 और फर्दर डिवाइडेड बाय 1000 आप करेंगे तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 130.5। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करा गया है 131 पे। ठीक हो गया, ये आप समझ गए कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए यानी कि मध्य प्रदेश के जितने भी एमएलए हैं सबकी वोट का वैल्यू कितना है 131। यानी कि अगर उनमें से कोई भी एमएलए, मध्य प्रदेश का कोई भी एमएलए अगर वोट देता है, एक एमएलए का वोट की वैल्यू है 131 वोट के बराबर, यानी कि 131 वैल्यू है उसकी। ठीक है, ये आप समझ गए। इसी के बाद मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं। ठीक है, हालांकि मैं नीचे आपको पूरा डेटा दिखाया हुआ है, आप किसी को भी लेके कोई भी स्टेट का चेक कर सकते हैं। मैं यहां पर अपने स्टेट का बता देता हूं, दैट इज उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड की जो टोटल पॉपुलेशन है, अब आप ये कहेंगे कि उत्तराखंड तो 1971 में था ही नहीं, लेकिन जितने भी रीजन्स वहां के थे वो तो होंगे ना, तो उस रीजन्स के हिसाब से जो पॉपुलेशन निकाली गई है 1971 के सेंसस के आधार पर वो है 44,91,239। ठीक है, और यहाँ की जो टोटल इलेक्टेड एमएलएज हैं, टोटल इलेक्टेड एमएलएज, ये मुझे देखने की जरूरत कहीं पर पड़ी नहीं क्योंकि ये मुझे पता है, दैट इज 70। ठीक है, तो इसके बाद यहां पर अगर मैं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए निकालूंगा उत्तराखंड के तो वो हो जाएगा 44,91,239 डिवाइडेड बाय 70। ठीक है, और फर्दर डिवाइडेड बाय 1000 तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 64.14 विच इज अप्रोक्सीमेटली 64। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करेंगे 64 में। अब आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के जो एक एमएलए की वोट है वो सिर्फ कितनी है, वैल्यू 64। ठीक है, जबकि एमपी की कितनी है 131। तो सबसे पहला सवाल आपसे हुए से यहां पर यूपीएससी लेवल का स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन ये है कि एमएलएस की वैल्यू, यानी कि एमएलएस की वोट की वैल्यू क्या सेम है? नहीं, एक राज्य के अंदर जितने भी एमएलएस होंगे उन सब की वोट की वैल्यू सेम है, लेकिन अक्रॉस स्टेट्स अगर हम चले जाएंगे तो वो वैल्यू फिर अलग है। समझ गए आप कि जैसे मैंने आपको बताया कि एमपी के हर एमएलए की वोट की वैल्यू 131 है, यानी कि एमपी के तो सारे एमएलए, चाहे कोई भी एमएलए हो, जो 230 एमएलए होंगे, इन सब की वोट की वैल्यू सेम है, दैट इज 231। ठीक, उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले तो जितने भी 70 एमएलए होंगे इन सब की वोट की वैल्यू सेम है, दैट इज 64। लेकिन आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में तो 131 है और उत्तराखंड में 64 है, यानी कि ये वैल्यू आपस में डिफर कर रही है, यानी कि इनके बीच में क्या है, अंतर है। ये बात आप समझ गए कि अगर एक राज्य के अंदर हम बात करें तो सारे के सारे एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो बराबर है, और अगर अक्रॉस स्टेट्स, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम कंपेयर करें तो एमएलए की वोट की वैल्यू जो है वो अलग अलग है। ठीक, तो पहला सवाल तो आप लोगों से स्टेटमेंट फॉर्म में यहां पर यूपीएससी इस तरीके से पूछ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स फॉर द स्टेट। अब एक स्टेट में टोटल वैल्यू ऑफ वोट कितने होंगे? ये तो बहुत सिंपल है, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए। ठीक है, कि जैसे हम यहां पर भी वही एग्जांपल ले लेते हैं मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स कितनी होगी? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स
कितना होगा? बहुत आसान है, मध्य प्रदेश में हमारे वैल्यू ऑफ ईच वोट ऑफ एमएलए कितना है? 131। नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए कितना है? 230। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वैल्यू यू विल गेट एज 30130, यानी कि 30,130। यानी कि मध्य प्रदेश में जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं वो कितने हैं? 30,130। ठीक, अगर आप पूरे के पूरे पॉपुलेशन, यानी कि आप इसको कंपेयर करिए डायरेक्ट इलेक्शन के मेथड से, अगर आप और हम इस वोटिंग में भाग लेते तो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी थी? 3 करोड़। ठीक, यानी कि 1971 का डेटा भी अगर हम लेके चले तो 3 करोड़ थी। तो यानी कि अगर 3 करोड़ इसमें लोग होते, पॉपुलेशन होती, फिर उस पॉपुलेशन में से 18 साल से ऊपर वाले जितने भी लोग निकाले जाते, वो सारा का सारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन करके वो, लेकिन वैल्यू अगर आप फिर भी कुछ भी कर लेते तो ये 30,000 से तो वैल्यू बहुत ज्यादा आनी थी। ठीक है, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 30,000 लोग ही जो है वो, मतलब 30,000 ही वोट है टोटल। ठीक है, और वोटिंग कितने लोग करेंगे? वोटिंग सिर्फ 230 लोग करेंगे जो यहाँ के एमएलएज हैं। हर एमएलए की वोट की वैल्यू 131 है, तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स यहां पर बन जाएगी 30,130। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं उत्तराखंड की बात कर लूं, जो मैंने ऊपर वैल्यू आपको वहां पर बताई है, यहां के जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स होगी दैट विल बी इक्वल टू, एक एमएलए की वोट का वैल्यू है 64, टोटल सीट्स है 70, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4480, यानी कि 4,480। ठीक है, सिर्फ 4,480 जो है ये टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स है उत्तराखंड की। ठीक, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स। ठीक, अब यहां पर मैंने जो नीचे टेबल दिखाई है इसमें मैंने हर राज्य की दिखाई है। ठीक है, मतलब जितने भी इसमें इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, इंक्लूडिंग दी लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो आप लोग अगर चाहें तो इसमें से अपना राज्य जो है वो ढूंढ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये वाला जो कॉलम आपको दिखाया गया है, नंबर 4 का जो कॉलम है, ये 1971 की सेंसस बताता है। जो दूसरा कॉलम है ये आपको उस राज्य में कितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके वैल्यू बताता है, यानी कि दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय दिस, फर्दर डिवाइडेड बाय 1000, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। और इस वैल्यू को अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 × 3 आप करेंगे, तो यू विल गेट दिस वैल्यू। ठीक है, ये आपकी टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स है उस स्टेट के। ठीक, यानी कि 5 तक आप कैसे पहुंचेंगे? 5 तक आप पहुंचेंगे 4 कॉलम, मतलब ये 4 कॉलम डिवाइडेड बाय 3 कॉलम, फर्दर डिवाइडेड बाय 1/1000, तो यहां से आप पहुंचेंगे 3 में। और 6 में आप कैसे पहुंचेंगे? 6 इज नथिंग बट 5 × 3। ठीक है, बस अगर आप चाहें तो अपने राज्य का निकाल के देख सकते हैं कि कौन सा राज्य आपका है और उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि हर राज्य की जो वैल्यू ऑफ वोट है वो अलग अलग है। ठीक है, किसकी सबसे ज्यादा है, किसकी सबसे कम है, वो आप लोग यहां से जो है नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने ऐसा उस डेटा को आप लोगों के लिए पूरा पूरा दे दिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, हर राज्य का आपको यहां पर मिल जाएगा, इसको आप यहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वैल्यू है जिसका हम लोग आगे यूज करेंगे वो ये है कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स कितनी है। ठीक है, कि सारे के सारे एमएलए की जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स है वो कितना है? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएस। ठीक है, यानी कि सारे के सारे राज्यों के सारे एमएलएस की अगर हम वैल्यू ऑफ वोट को निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 549,495, यानी कि 5,49,495। ठीक, इसका अभी हम आगे यूज करेंगे एमपी की वोट की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसलिए ये डेटा जो है जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हम समझ गए कि किस तरीके से एमएलए के वोट के काउंट निकालते हैं। अब हम बात करेंगे एमपी के वोट का काउंट निकालने की। ठीक है, उसमें क्या लिखा गया है, ये चीज भी संविधान में वहीं पर आर्टिकल 55 के क्लॉज 2 में ही मेंशन है, एमएलए की वोट की वैल्यू भी और एमपी के वोट की वैल्यू भी। ठीक है, एमपी के लिए क्या लिखा गया है कि एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर हाउस। ठीक है, यहां से फिर से आपका एक सवाल बनता है कि क्या राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनकी जो वैल्यू ऑफ वोट है वो अलग है या बराबर है? तो ध्यान रखना है बराबर है। ठीक, वहां पर कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो राज्यसभा का मेंबर है चाहे वो लोकसभा के मेंबर है, उनका जो वैल्यू ऑफ वोट है यानी कि उनके जो वोट की वैल्यू है वो सेम है। ठीक, ठीक है, shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to members of the legislative assemblies। यही जो मैंने आपको ऊपर वैल्यू बताई 4,549,495। ठीक है, 5,49,495 जो वोट है वो यही वाली वैल्यू की बात की जा रही है, टोटल नंबर ऑफ votes assigned to the members of legislative assemblies, ठीक है, of the states by the total number of elected members of both the houses of the parliament। ठीक है, total number of elected members of both the houses, ध्यान रखेंगे both the houses है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राज्यसभा के सदस्य हैं चाहे लोकसभा के सदस्य हैं, उनका जो वैल्यू ऑफ वोट है वो सेम है। ठीक है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमारे पास टोटल एमपीज कितने हैं।
ठीक है, क्योंकि उसी के बाद फिर हम ये वैल्यू निकाल पाएंगे। टोटल एमपीज, और टोटल एमपीज नहीं बात करनी है, हमें बात करनी है टोटल इलेक्टेड एमपीज, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि नॉमिनेटेड मेंबर्स का यहां पर कोई काम नहीं है। ठीक है, टोटल इलेक्टेड एमपीज जो है वो किस किस के होंगे, लोकसभा के भी होंगे और राज्यसभा के भी होंगे, क्योंकि दोनों की वोट की काउंट सेम है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, तो लोकसभा में हमारे पास इलेक्टेड मेंबर्स हैं 543 यानी कि 543, और राज्यसभा में हमारे पास इलेक्टेड मेंबर्स हैं 233। तो इन दोनों वैल्यूज को आप जोड़ लेंगे, यू विल गेट 776, यानी कि 776 इलेक्टेड एमपीज हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्ट लेते हैं। ठीक, तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ 776 एमपीज की अगर हम बात करें तो वो कैसे निकलेगा। अच्छा, पहले हम यहां पर ये निकाल लेते हैं, रुकिए, चलिए ये तो सही है, इसको तो हम यहां पर 776 निकालेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 एमपी। ठीक है, कि एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होगी। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यू आई है 549495 डिवाइडेड बाय 776 कर लेंगे। ठीक है, तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 708.11, जिसको अप्रोक्सीमेट करके लिख दिया जाएगा 708, यानी कि हर एमपी की जो वोट की वैल्यू है वो 708 है। ठीक है, और आप ये चीज ऊपर जाके जो टेबल मैंने दी है राज्यों की, वहां से आप इसको अगर कंपेयर करेंगे तो आप ये चीज देख सकते हैं कि ये वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, किसी भी राज्य के जो एमएलए है उसकी वोट की वैल्यू जो है वो 708 नहीं है, इससे कम है। ठीक है, तो यानी कि यहां से आप ये चीज बड़े क्लियर कह सकते हैं। दो चीजें यहां से आपको बिल्कुल ध्यान रखने वाली है कि एमपीज के जो वोट की वैल्यू है, चाहे वो लोकसभा के एमपी है चाहे वो राज्यसभा के एमपी है, दोनों की वोट की वैल्यू बराबर है। और एमपीज की जो वोट की वैल्यू है वो किसी भी राज्य के, या आप कह सकते हैं कि हर राज्य के जो एमएलए हैं यानी कि जो वहां के विधायक है उनकी वोट की वैल्यू से ज्यादा है। ठीक, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ वोट अगर हम निकालेंगे 776 एमपीज की, तो वो कैसे आ जाएगी, 776 इतने तो टोटल एमपीज हैं और हर वैल्यू एमपी के वोट की वैल्यू कितनी है 708, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी 549408। देखिए यहां पर फिर से गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ क्या है कि यहां पर फिर से सवाल बन सकता है। ये वाली वैल्यू जो आप देख रहे हैं 549408 ये एमपीज की टोटल वैल्यू ऑफ वोट है, और ये वाली जो वैल्यू थी ये एमएलएस के टोटल वैल्यू ऑफ वोट है। मैंने आपको बताया कि एक एमपी की वोट की वैल्यू जो है एमएलए की वोट की वैल्यू से ज्यादा है, लेकिन टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स की अगर हम बात करें, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स की अगर हम बात करें तो वो एमएलएस के जो टोटल वैल्यू है वो ज्यादा है, एमपीज की टोटल वैल्यू जो है वो कम है। हालांकि ज्यादा अंतर नहीं है, यहां पर 408 है, यहां पर 495 है, लेकिन जो कम है वो कम है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर ये डेटा वगैरह आपको वैल्यू अगर इस तरीके से याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूं ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कि एमपीज में अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज की वैल्यू बराबर होती है। एमपीज की बात करें तो एमपीज और एमएलएज में एमपीज की वैल्यू ज्यादा है। एमएलएज की बात करें तो अक्रॉस द स्टेट्स अगर हम बात कर रहे हैं तो हर एमएलए, हर स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू अलग है। एक स्टेट के अंदर सारे के सारे एमएलएज की वोट की वैल्यू सेम है। ठीक है, और टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स की बात करें तो एमपीज का जो टोटल वैल्यू है वो एमएलएज की टोटल वैल्यू से कम है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो है मैं आपको पॉइंट वाइज बता दे रहा हूं, इसको आप लोग नोट करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि टोटल इलेक्टर्स कितने हैं, मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो इस इलेक्शन प्रोसेस में, इस इलेक्शन की प्रक्रिया में भाग लेंगे। एमएलएज भी है और एमपीज भी हैं। ठीक है, एमएलएज प्लस एमपीज, ये वाली जो वैल्यू है आप ऊपर देखेंगे मैंने टेबल के नीचे लिखी गई है, दैट इज 4120, यानी कि सारे के सारे राज्यों के अगर हम एमएलएज को जोड़ दें तो वो इतने हैं, दैट इज 4120, और सारे के सारे एमपीज तो हमने यहां पर निकाले ही हैं, दैट इज 776। ठीक है, तो यानी कि कितने लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन के प्रेसिडेंट में पार्ट लेते हैं, वो है 4896, 4896। ठीक, और टोटल वैल्यू जो वोट्स है वो कितनी है 549495, ये तो एमएलएज की हो गई, प्लस जो एमपीज की है दैट इज 549408। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है दैट इज 10,98,903, ये वैल्यू है पूरी की पूरी जो राष्ट्रपति के चुनाव में जितने टोटल वोट्स की वैल्यू है वो। ध्यान रखिएगा, वोट सिर्फ इतने ही लोग दे रहे हैं 4896, और वोट्स की वैल्यू जो है वो इतनी है 10,98,903। ठीक, अब यहां पर एक अगर ज्यादा ही इससे ज्यादा और टिपिकल क्वेश्चन बनाया जाए तो वो ये हो सकता है कि एवरेज वैल्यू कितनी है।
ठीक है, मतलब हालांकि वैसे वो क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन यूपीएससी का अगर हम बात करें तो कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आपसे ऐसा भी सवाल पूछ दिया जाए कि एक एवरेज वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू का मतलब कुछ नहीं है, ये जस्ट आपको ये डेटा जो है कहीं लिखा हुआ मिलेगा नहीं। अगर आप इसको समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं तभी आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, अदरवाइज आप इससे कंफ्यूज होंगे तो नोट डाउन मत कीजिएगा। ठीक है, एवरेज वैल्यू 1 वोट की अगर हम बात करें, एवरेज वैल्यू कितनी है तो 10,98,903 डिवाइडेड बाय 4896। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है लगभग 224 के आसपास। ठीक है, 224.4 कह सकते हैं, तो 224 के आसपास इसको मान लीजिए आप। ठीक है, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को आगाह करूंगा कि अगर ये पार्ट में जो चीज मैंने लिखी है, अगर आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, तभी इस वैल्यू को नोट डाउन कीजिएगा, अदरवाइज इस वैल्यू को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 224 की वैल्यू आप लोगों को कहीं लिखी हुई दिखेगी नहीं, फिर आप लोग कंफ्यूज करेंगे कि ये वैल्यू क्या है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एवरेज वैल्यू मतलब जस्ट एक, मैं कह रहा हूं एक इनोवेटिव कंसेप्ट है जो मेरे दिमाग में आया कि ऐसा भी हो सकता है कि एवरेज वैल्यू पूछ ली जाए, क्योंकि इलेक्टर्स तो हमने देख लिया कितने हैं। अब हालांकि ऐसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ वोट अलग अलग हैं, एमएलएस के अलग हैं, एमपीज के अलग हैं, तो फिर भी अगर आप इस चीज को समझ पाए हैं जो मैंने यहां पर, इसीलिए मैं आप लोगों को ये एक कॉशन दे रहा हूं कि अगर आप समझ पाए हैं कि इस यहां पर क्या लिखा है, तब आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, अदरवाइज ये चीज आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, अपने रिस्क पे इसको नोट डाउन करना है अगर समझते हैं तभी, अदरवाइज आप गड़बड़ अगर करने के चांसेस आपको लगते हैं तो मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूं, कहीं पर भी ये सवाल आप लोगों को बुक में नहीं दिखेगा इस तरह की कोई वैल्यू, तो इस वैल्यू को आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा प्रोसीजर और देखते हैं। द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ proportional representation by means of a single transferable vote and the voting is by secret ballot। ध्यान रखिएगा, वोटिंग जो है वो बैलेट पेपर से ही होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज, ईवीएम का यूज यहां पर नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ईवीएम का वोट यहां पर यूज नहीं होता है। और ये जो चीज दी गई है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज होगा और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज होगा, ये 55 के क्लॉज 3 में दी गई है, पहली बात। ठीक है, इसके बाद दिस सिस्टम एंश्योर्स दैट द सक्सेसफुल कैंडिडेट इज रिटर्न्ड बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स का मतलब वही है जो कोटा निकाला जाता है, दैट इज 50% प्लस 1 का। ठीक है, हालांकि हम लोगों का जो चैप्टर था एनसीईआरटी में, जब हम लोग अभी बात कर रहे थे पीछे इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन, वहां पर मैंने आपको एक वैल्यू लेके ये चीजें थोड़ा सा समझाई थी। मैं फिर से आपको आज ये वैल्यू समझा दूंगा कि किस तरीके से ये 50% ऑफ 1 का कोटा निकाला जाता है और किस तरीके से ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि पीआर विद एसटीवी काम करता है, ये मैं भी आपको आज भी समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन हालांकि थोड़ा सा जिन लोगों ने वो पिछला लेक्चर देखा है तो उन लोगों को ये थोड़ा आइडिया होगा। इसके बाद अ कैंडिडेट इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट सिक्योर अ फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स, और ये फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स यही है 50% प्लस 1। ठीक है, कोटा किस तरीके से निकाला जाता है, इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड। Here only one candidate is to be elected as president, तो +1 and adding 1 to the quotient, यानी कि सिंपल है, जितने भी वोट्स पोल हुए हैं डिवाइडेड बाय जितने भी हमें वोटर्स, मतलब जितने भी कैंडिडेट का इलेक्शन करना है +1। अब यहां पर तो हमें एक ही इलेक्शन करना है, सिर्फ प्रेसिडेंट का चुनाव की बात हो रही है, तो प्रेसिडेंट एक ही हो सकते हैं, एक से ज्यादा होंगे नहीं, तो प्रेसिडेंट एक हो गए, +1 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 +1, यानी कि ये कितना हो गया, टोटल वोट्स जितना है उसका डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, मतलब 50%, ये वैल्यू हो गई 50% और 50% प्लस 1। ठीक, ये बात आप समझ गए, 50% प्लस 1। ठीक, अब किस तरीके से वोटिंग होती है थोड़ा सा ये देखेंगे कि ईच मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, ईच मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज मतलब एमपीज और एमएलएज, इन सबको जो है सिर्फ एक बैलेट पेपर दिया जाता है, एक बैलेट पेपर दिया जाता है। अब थोड़ा सा बात करेंगे बैलेट पेपर्स के बारे में, ये चीजें आप लोगों के बुक में जो है बिल्कुल भी कहीं मेंशन नहीं है लक्ष्मीकांत में, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इसको जरूर चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, हो सकता है कि यूपीएससी सवाल पूछ ले। ठीक है, क्योंकि एक कॉमन सेंस का भी बात है। तो देखते हैं क्या है बैलेट पेपर्स का क्या है। इलेक्शन कमीशन जो है उसने डायरेक्ट किया है कि बैलेट पेपर जो है वो 2 कलर में प्रिंट होंगे। ठीक, जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनके लिए ग्रीन और जो मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनके लिए पिंक। तो मैंने आप लोगों के लिए यही 2 कलर करके दिखाया है ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ये चीज माइंड में बैठ जाए। एमपीज के लिए ग्रीन कलर का बैलेट पेपर होगा और जो एमएलएज हैं यानी कि जो विधायक हैं उनके लिए पिंक कलर का बैलेट पेपर होगा। पहली बात तो ये। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि बैलेट पेपर जो है दे आर प्रिंटेड विद 2 कॉलम्स, उसमें 2 कॉलम प्रिंट होते हैं। पहले कॉलम में क्या है, कंटेनिंग द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स
एंड द सेकेंड कॉलम फॉर मार्किंग प्रेफरेंसेज बाय द इलेक्टर फॉर ईच सच कैंडिडेट। यहां पर ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा इसीलिए अलग है कि यहां पर हमको एक वोट नहीं देना होता, जैसे कि हम लोग करते हैं जब आप लोगों ने भी किसी ने अगर वोटिंग में पार्ट लिया है तो वहां पर क्या होता है, आप जाके सिर्फ एक बटन प्रेस करते हैं ईवीएम का, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। आपको जितने भी कैंडिडेट्स के लिए आप लोग चाहें और जितने भी कैंडिडेट्स चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने कैंडिडेट्स के लिए आप लोग अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, आपकी सेकंड प्रेफरेंस क्या है, इस आधार पर। ठीक है, ये आप समझ गए। तो पहले कॉलम में जो है वो कैंडिडेट्स का नाम दिया जाएगा, दूसरे कॉलम में आपको मार्किंग करने के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक, इसके बाद लैंग्वेज की अगर हम बात कर लें तो एमपीज के लिए जो यूज होते हैं, यानी कि जो ग्रीन कलर के बैलेट पेपर हैं वो दो लैंग्वेज में प्रिंट होते हैं, एक हिंदी में और दूसरे इंग्लिश में। ठीक है, और जो एमएलएस के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि जो पिंक कलर के बैलेट पेपर हैं, उनमें भी लैंग्वेज होती है ऑफिशियल, जो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो, और इंग्लिश। ठीक है, यानी कि उसमें हिंदी नहीं है। अगर हम जैसे बात कर लें पंजाब की, तो पंजाब में क्या होगा कि पंजाबी में छपा होगा एक, और एक इंग्लिश में छपा होगा नाम। ठीक है, सिमिलरली अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लें तो एक मराठी में छपा होगा और एक इंग्लिश में छपा होगा, इस तरीके से। और जो एमपीज के हैं उसमें लोकल लैंग्वेज का कोई सीन नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ दो लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक, तो मतलब सवाल आप लोगों से ऐसे ही पूछा जा सकता है कि बैलेट पेपर जो हर स्टेट का है वो क्या अलग दिखता है? बिल्कुल अलग दिखता है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज अलग अलग है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब यहां पर ये प्रोसीजर समझाया गया है। अ वोटर while casting his vote is required to indicate his preferences by marking 1, 2, 3, 4 etc. against the names of the candidates. This means that the voter can indicate as many preferences as there are candidates in the fray. Fray का मतलब होता है in the, आप कह सकते हैं जितने लोग पार्ट ले रहे हैं, जितने लोग रेस में हैं, जितने लोग इलेक्शन का हिस्सा हैं, जितने भी उसमें से प्रेफरेंसेस हैं, मतलब जितने भी वोटर्स जो है, जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि 4 कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं तो आप 1, 2, 3, 4 लिख सकते हैं, आप 3 भी लिख सकते हैं, आप 2 भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम मतलब जितने भी उसमें कैंडिडेट्स हैं टोटल उतने मैक्सिमम आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो पूरा का प्रोसीजर था इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि पहले हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से ये टॉपिक आया है और मैंने आपको बताया था कि वहां पर इसको समझेंगे डिटेल में। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली तो बात वही है कि कोटा कितना होगा, ये हमें पता है कि कोटा विल बी 50% + 1। ठीक है, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझेंगे छोटी वैल्यू लेके, हालांकि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स तो 10,98,903 है, वो बहुत बड़ी वैल्यू है, उसको नहीं लेंगे। लेट अस से टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, एक छोटे एग्जाम्पल से लेंगे। सपोज कर लीजिए टोटल वैलिड वोट्स हैं 1000। ठीक है, तो कोटा कितना हो जाएगा, यानी कि किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए कितना चाहिए, 50% + 1 दैट इज 501। ठीक है, यानी कि ये है 501 कहां से आया, 50% + 1 ऑफ दिस। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब इसके बाद मान लीजिए 4 कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ये 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, A, B, C और D। ठीक है, अब इन चारों कैंडिडेट्स को जो फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स मिले हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स, ठीक है, मान लीजिए ए को मिले हैं 350, बी को मिले हैं 250, सी को मिले हैं 280 और डी को मिले हैं सपोज कर लीजिए 120। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये जो मैंने वैल्यू आपको बताई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो 1000 वैलिड वोट्स हैं, यानी कि 1000 बैलेट पेपर होंगे, उन 1000 बैलेट पेपर्स को जब खोला जाएगा, ये काउंटिंग का काम है। वोटिंग तो एक बार हो गई तो हो गई। ठीक है, कि जितने भी वोटर्स थे उन्होंने अपनी प्रेफरेंस दे दी, उसके बाद उन्होंने सीक्रेट बैलेट यानी कि बैलेट का जो बॉक्स होता है उसके अंदर अपना बैलेट पेपर डाल दिया। अब जब ये काउंटिंग के समय पे खुलेगा तो काउंटिंग के समय पे देखा जाएगा, काउंटिंग के समय पे इसको खोला गया और देखा गया कि जो 1000 बैलेट पेपर्स थे उनमें से 350 बैलेट पेपर्स ऐसे हैं जिसमें ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई है। ठीक है, मतलब एक जो है कैंडिडेट उसके आगे लोगों ने 1 लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है 350 लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस है ए। ठीक, 250 लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस है बी, 280 लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस है सी और 120 लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस है डी। तो सबसे पहले यहां पर यह देखा जाएगा पहले राउंड ऑफ काउंटिंग के बाद कि क्या कोटा को अचीव कर लिया गया है। किसी भी कैंडिडेट ने अगर कोटा को पहले राउंड में ही अचीव कर लिया है तो फिर आगे काउंटिंग नहीं जाती, बात हो गई खत्म। ठीक, यहां पर फिर वो ट्रांसफरेबल वाला जो सिस्टम है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो काम नहीं करेगा। वो सिर्फ तभी काम करेगा जब कोटा मीट नहीं हुआ। जैसे इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कोटा कितना है, कोटा इज
501 यानी कि 501 वोट होने चाहिए किसी के भी पास, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम वोट्स कितने हैं, मैक्सिमम वोट जो है वो सिर्फ 350 है, यानी कि अभी कोई भी जो है कैंडिडेट जीता हुआ नहीं है। और यहां पर अभी आप एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो पहले राउंड में लीड कर रहा है, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स के आधार पर जो लीड कर रहा है दैट इज ए। ठीक है, अभी आगे जाके हो सकता है कि ए जो है प्रेसिडेंट ना बने, हो भी सकता है, या हो भी सकता है कि बन जाए। ठीक, तो अभी अगले राउंड की काउंटिंग पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर क्या है, इस कंडीशन में जब कोई भी कैंडिडेट कोटा मीट नहीं करता, तो जिस कैंडिडेट के सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स हैं वो हो जाएगा एलिमिनेट। ठीक, यानी कि यहां पर अगर हम बात करें तो जो डी है, डी के पास फर्स्ट प्रेफरेंस वोट सबसे कम है, यानी कि पहली पसंद जिसको बोला जाता है, सबसे कम लोगों की पहली पसंद जो है वो डी है, तो इनको हटा दिया जाएगा। और इनके हटाने से क्या होगा, ही विल बी एलिमिनेटेड। लेकिन अब यहां पर जो वो कंसेप्ट है ट्रांसफरेबल वोट का, वो आएगा काम में, कि ये जो 120 बैलेट पेपर्स हैं, अब इन 120 बैलेट पेपर्स को क्या किया जाएगा, इनमें चेक किया जाएगा कि सेकंड प्रेफरेंस वोट्स कौन सी है। फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स तो ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस तो इन 120 बैलेट पेपर में अगर हम देखें तो वो क्या है, वो डी है। अब इनमें कुछ सेकंड प्रेफरेंस भी होगी, तो इन्हीं 120 बैलेट पेपर्स में चेक किया जाएगा, क्या चेक किया जाएगा, इन 120 बैलेट पेपर्स में कि सेकंड प्रेफरेंस वोट किसको दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस वोट किसको दिया हुआ है। ठीक है, अब इन 120 बैलेट पेपर में सीधी बात है कि डी को तो सेकंड प्रेफरेंस हो ही नहीं सकती, क्योंकि डी को फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो सेकंड प्रेफरेंस किस किस को हो सकती है, या तो ए को हो सकती है, या बी को हो सकती है, या फिर सी को हो सकती है। ठीक, मान लीजिए ऐसा है, और ये हमारा चल रहा है सेकेंड राउंड ऑफ काउंटिंग। ठीक है, पहले राउंड में तो हमने देख लिया ऊपर क्या हुआ है, अब हम यहां पर चल रही है हमारी सेकेंड राउंड ऑफ काउंटिंग, जब ये 120 बैलेट पेपर खोले गए हैं और इन 120 बैलेट पेपर में सेकंड प्रेफरेंस वोट्स को हम लोग काउंट कर रहे हैं। मान लीजिए सेकंड प्रेफरेंस वोट की कंडीशन ये है कि इन 120 में से सेकंड प्रेफरेंस वोट जो है वो 40 मिले हैं ए को, 60 मिले हैं बी को, और 20 मिले हैं सी को। ठीक, तो सेकंड राउंड के बाद, यानी कि आफ्टर सेकंड राउंड, आफ्टर सेकंड राउंड क्या हो जाएगा, अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि सेकंड राउंड के बाद अब क्या हो जाएगा कि ए, बी और सी, ठीक है, ए के पास कितने वोट थे ऊपर, ए के पास थे 350 वोट, 350 में ये 40 यहां पर ऐड हो जाएंगे, तो ए के पास अब हो गए 390 वोट। ठीक, बी के पास ऊपर कितने वोट थे, 250 वोट, प्लस यहां से 60 वोट ऐड हो जाएंगे, दिस इज 310 वोट। ठीक, सी के पास ऊपर कितने वोट थे, 280, 20 वोट और ऐड हो जाएंगे, दैट बिकम्स 300। ठीक है, अभी भी आप देख सकते हैं कि ए ही लीड कर रहा है, लेकिन क्या कोटा जो है हमारा 501 वोट का वो मीट हुआ है, नहीं हुआ है। तो फिर से यही प्रोसेस जो है वो दोहराया जाएगा, और किस तरीके से दोहराया जाएगा कि ये जो सी है, यानी कि जिसके सबसे कम वोट है इस राउंड के बाद, ही विल बी एलिमिनेटेड। ठीक है, और इनके जो ये 300 बैलेट पेपर्स होंगे, अब इन बैलेट पेपर्स को खोला जाएगा, और इन 300 बैलेट पेपर्स को, इन 300 बैलेट पेपर्स में से अब क्या किया जाएगा, थर्ड प्रेफरेंस वोट को चेक किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें चेक किया जाएगा थर्ड प्रेफरेंस वोट। अब थर्ड प्रेफरेंस वोट्स के लिए सिर्फ दो ही व्यक्तियों बचे हैं, एक है ए और दूसरा है बी। ठीक है, मान लीजिए ये जो 300 बैलेट पेपर्स हैं, इसमें से जो थर्ड प्रेफरेंस वोट है वो सिर्फ 100 है ए को, और बी को है 200, यानी कि यहां पर हमारा चल रहा है अब थर्ड राउंड ऑफ काउंटिंग। ठीक है, दिस इज योर थर्ड राउंड ऑफ काउंटिंग। ठीक है, और थर्ड राउंड ऑफ काउंटिंग के बाद ये स्थिति है कि ए को जो है इन 300 बैलेट पेपर में से 100 वोट ए को है थर्ड प्रेफरेंस, और 200 वोट बी को है। तो आफ्टर थर्ड राउंड अगर हम बात कर लें, आफ्टर थर्ड राउंड ऑफ काउंटिंग, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो मल्टीपल राउंड्स हैं ये काउंटिंग के हैं, वोटिंग एक ही बार होगी, काउंटिंग मल्टीपल टाइम्स हो। थर्ड राउंड ऑफ काउंटिंग के बाद ए के पास कितने वोट हो जाएंगे, ए के पास इससे पहले कितने वोट हो चुके थे, ए के पास हो गए थे 390 वोट। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं ए हैज गॉट 390 वोट्स, और इसी 390 में हम ये 100 वोट और ऐड कर देंगे, ये हो जाएंगे 490 वोट। ठीक, और बी के पास कितने वोट हो जाएंगे, बी के पास ऊपर थे सिर्फ 310 वोट, प्लस यहां पर 200 जुड़ जाएंगे, तो बी विल हैव 510। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्लियरली अब जब दो कैंडिडेट बचे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कोटा तो मीट हो ही जाएगा, और कोटा मीट हुआ है बी के द्वारा। अब ऊपर देख सकते हैं कि पहले राउंड दूसरे राउंड में बी जो था वो पीछे था,
ए जो है वो सबसे आगे था, लेकिन लास्ट में जो तीसरी प्रेफरेंस वोट यहां पर मिले हैं उसके आधार पर बी इज द विनर। ठीक है, बी इज द विनर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वो चलता है। ठीक है, किस तरीके से वोट्स की जो वैल्यू निकाली जाती है, किस तरीके से काउंटिंग होती है। मैं फिर से आप लोगों को कहूंगा, जो मैंने यहां पर 1000 की वैल्यू ली है वो 1000 एक जस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, चाहे तो मैं आपको उसके लिए यहां पर ऊपर लिख देता हूं, अदरवाइज कुछ लोगों को फिर ये चीज का डाउट हो जाता है। ठीक है, कि 1000 वैल्यू कहां से आई। ये लेटेस्ट से इसलिए लिखा गया है कि टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स जो है वो 1000 है। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। ठीक है, हम टोटल वैल्यू की वोट्स की बात करें तो वो कितना होगा वो हमें नहीं पता, क्योंकि यहां पर लिखा गया है वैलिड वोट्स। टोटल वोट्स तो हमें पता है 10,98,903 होनी है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स, लेकिन उसमें से टोटल वैलिड वोट्स कितने होते हैं, कितने लोग इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, दैट डिपेंड्स। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है ये 1000 जो मैंने यहां पर दिखाई है ये 10,98,903 हो सकती है, उससे कुछ कम ही होगी, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती क्योंकि वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहां तक आप इस चीज को अगर समझ गए हैं तो हम आज इसको इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो मैंने कंसेप्ट समझाए हैं कि एमपीज एमएलएस के वोट की जो काउंट को लेकर, मैंने तो खैर आपको पूरा का पूरा मैथमेटिकल समझाया है, लेकिन मैंने जो आप लोगों को वैल्यूज बताई हैं, जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं नोट डाउन करने के लिए, वो पॉइंट्स आप लोग प्लीज नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से आप लोगों को कहीं पर बताया नहीं जाएगा और ना ही ये कहीं पर बुक में मेंशन है। जो चीज मैंने आपको कंपैरिजन के पॉइंट व्यू से बताई है, ठीक है, तो वो कंपैरिजन वाले पॉइंट्स आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। बैलेट पेपर्स के बारे में थोड़ा सा ग्रीन कलर, पिंक कलर, लैंग्वेजेस के बारे में ये भी आपको कहीं नहीं दिखेगा एज सच लिखा हुआ किसी बुक वगैरह में। ठीक है, ये सारा का सारा जो है काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद इस तरीके का मटेरियल बनाया जाता है। ठीक है, तो आज इसको इसलिए इतना ही रखते हैं। बाकी इसका जो आगे का पार्ट है, अगर इलेक्शन प्रेसिडेंट का कहीं चैलेंज होता है, क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से कर सकते हैं, कौन लोग कर सकते हैं। थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है इनडायरेक्ट इलेक्शन के मेथड को लेकर हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के समय पे, तो वहां पर ये सारी बातें जो है हम कल के लेक्चर से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम ज्वाइन करके आप वहां पर पूछ सकते हैं। इसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे और नोट्स भी मिल रहे हैं, और साथ ही जो क्विजेज हैं वो भी बहुत जल्द अपडेट कर दिए जाएंगे। तो वीडियोस के जरिए आप लोग कंसेप्ट सीख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, नोट्स के जरिए आप लोग क्विकली रिवाइज कर सकते हैं, और क्विजेस के जरिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी को एसेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने संबंधी अगर आप लोग कोई टेक्निकल क्वेरी फेस करते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें तो उसके लिए आप हमें इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आप हमारे अदर कोर्सेज को इन प्लेलिस्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपने कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।